हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जीके जीएस का क्वेश्चंस है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता रही थी कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम्स अभी चल रहा है, तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई थी। उसमें टाइपिंग किस लेवल का था, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग हो रहा है, जिसमें कि टाइपिंग जो है बहुत ही इजी था। इंग्लिश का टाइपिंग बहुत ही इजी था, कोई हार्ड टाइपिंग नहीं था। और हिंदी का टाइपिंग, तो हिंदी का भी टाइपिंग बहुत ही इजी था। इसमें भी ये भी कोई हार्ड नहीं था और ना ही कोई ज़्यादा शॉर्टकट कीज वगैरह था ज़्यादा, या फिर वर्ड था उसमें 250 वर्ड होगा हिंदी का, या फिर 300, और इंग्लिश में भी 300 या 350 वर्ड होगा, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं है। तो हाँ, वहाँ पर अगर इंग्लिश का टाइपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन हिंदी का टाइपिंग जब भी कीजिएगा तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बैक स्पेस नहीं देने की। अगर आप बैक स्पेस दे रहे हो तो जितना वर्ड टाइप कीजिए या फिर जो भी लेटर टाइप कीजिए जो आपको मिटाना हो, तो उसी के लिए आप जैसे एक लेटर को मिटाना हो तो एक ही बार बैक स्पेस दीजिए। अगर ज़्यादा बार बैक स्पेस दीजिएगा तो आपका जो लेटर लिखा हुआ है वो रेड हो जाएगा। फिर वो अगर उसे सही करके भी लिखिएगा तो वो सही नहीं हो पाएगा, वो रेड ही रहेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बैक स्पेस नहीं देने की। और इसमें की स्टॉक बताया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन में बता चुकी थी कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो फुल फॉर्म का भी था, यानी 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछा जा रहा है। 2 फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन है पशुपति, इंद्र, विष्णु और वरुण की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की मुद्रा में किस देवता की, यानी क्वाइंस में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो इसका हो जाएगा पशुपति की। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस देवता की आकृति थी, तो पशुपति की आकृति थी। ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एन. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी संविधान सभा के सदस्य कौन थे, महात्मा गांधी नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने थे, तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को, यानी 11 दिसंबर 1946 को ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और अस्थाई अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि कब बने थे, तो ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को वो बने थे अस्थाई अध्यक्ष, जो कि कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है, तो इसका है 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर और 4800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। यानी भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर ये आसपास किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसका सही क्या होगा, 3214 किलोमीटर। ऐसे कितना किलोमीटर होता है, 3214 किलोमीटर होता है, लेकिन ये 3200 के आसपास है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3200 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो है दक्षिण छोर यानी उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है। और पूर्वी छोर से पश्चिम छोर की बीच की दूरी कितना होता है, पूरब से पश्चिम की ओर के बीच की दूरी कितना होता है, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी होता है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर होता है।
और उत्तरी से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितना होता है, तो 3214 किलोमीटर होता है, जो कि ये 3200 के आसपास है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम के इस प्रणाली में बल का एकक है। एम के इस प्रणाली में बल का एकक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। यानी बल का एकक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो बल का एकक न्यूटन होता है। और क्या होता है? केजी, मीटर, मीटर सेकेंड -2, इन्वर्स -2 होता है इसका। एक और होता है न्यूटन और ये होता है। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम खाली स्थान को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? ऑप्शन है इसका समय, द्रव्यमान, लंबाई और बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबाई। यानी एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई कौन सी है? तो लंबाई है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। ये भी याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, क्योंकि ये किसी एग्जाम्स में, एनटीपीसी का ही एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो इसे जरूर से देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। क्वेश्चन क्या है कि कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक होता है? तो कैंडिला मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स, जाति प्रवाह नहीं, ज्योति प्रवाह होगा, ज्योति दाब और ज्योति तीव्रता। तो कैंडिला मात्रक होता है ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। हाँ, इसमें है ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स में जो मात्रक होता है किसका होता है? ल्यूमिन का। ल्यूमिन का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स होता है, ल्यूमिन का मात्रक। आगे क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है +3, +2, -2, -3। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है +3, यानी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड में लोहा होता है +3 होता है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है, जो कि यह क्या है? फेरिक ऑक्साइड जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। फेरिक ऑक्साइड क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक होता है। फेरिक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन जो है प्रभावित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इसका प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। जो उस शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। तो प्रोटीन के निर्माण में कौन सा जो है आधारभूत इकाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अमीनो एसिड है अमीनो एसिड जो होता है कितना होता है? प्रोटीन बनाने में कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने की होती है? 20 की। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। वही क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रही थी कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन है 10, 15, 20 और 25। तो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। यानी प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 10 अमीनो एसिड जो है शरीर खुद यानी स्वयं संश्लेषण कर लेता है, और जो 10 अमीनो एसिड जो बचता है ये जो, और इसे किसके द्वारा प्राप्त होता है? भोजन के द्वारा। जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा प्राप्त होता है 20 अमीनो एसिड। आगे क्वेश्चन है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? ऑप्शन है डीएनए में, आरएनए, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स में। तो इसका हो जाएगा आंसर किसमें होता है? तो क्रोमोजोम्स में होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोजोम्स में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डीएनए में क्या होता है? तो जीन परिवर्तन क्या होता है? डीएनए में होता है। किसमें होता है? जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। और है इसमें राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होता है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम्स किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स जो होता है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो इसका जो है आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है, तो क्रोमोसोम्स में होता है। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से, पेट्रोल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किससे, गन्ना से। एथेनॉल हम किससे प्राप्त करते हैं, गन्ना से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। और चावल में क्या पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है थायमीन। चावल में क्या पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है चावल में पाया जाता है थायमीन। अगला प्रश्न है, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मोटापा को किससे मापा जाता है। ऑप्शन है पीएमआई से, बीएमआई से, एएमआई से और केएमआई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटापे को हम किससे मापते हैं, तो हम मोटापे को मापते हैं बीएमआई से। किससे मापते हैं, बीएमआई से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। ऑप्शन है ध्यानचंद्र, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वाल्टर, क्लॉडियस, धनराज पिल्ले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बलबीर सिंह सीनियर जो थे पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे। तो इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, हॉकी होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये तो सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। और जो हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है, ध्यानचंद को। ध्यानचंद को क्या बोला जाता है, हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी का जादूगर बोला जाता है किसे, ध्यानचंद को बोला जाता है। और खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। और जो इसमें है, और कौन सा क्वेश्चन बन रहा है इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। धनराज पिल्ले जो थे यानी हॉकी के जो हैं कप्तान रह चुके हैं धनराज पिल्ले। अगला प्रश्न है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसका ऑप्शन है प्रयास, भार यानी इफोर्ट, लोड, फलक्रम और है कोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलक्रम। फलक्रम जो है लीवर पर वह बिंदु है जो अपने स्थान पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये जो है फलक्रम जो है वह बिंदु है जो अपने स्थान पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। लीवर पर वह बिंदु है। तो लीवर जो क्या होता है, तो लीवर जो होता है एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। एक सीधी या टेढ़ी जिसे बोल सकते हैं छड़ होती है। लीवर क्या होता है, एक प्रकार का सीधा या टेढ़ा छड़ होता है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। जैसे कोई भी बिंदु है उसके चारों ओर यह क्या घूम सकती है, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। लीवर जो होता है, लीवर के कितने बिंदु होते हैं, लीवर के जो बिंदु होते हैं 3 होते हैं। लीवर के कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो होता है कौन कौन, आलम्ब होता है, और कौन होता है, आयाम होता है, और भार होता है। आलम्ब, आयाम और क्या होता है, भार होता है। आलम, आयाम और क्या होता है, भार होता है। क्या, लीवर के 3 बिंदु होते हैं, आलम, आयाम और भार होता है। तो आलम बोला जाता है, किसे बोला जाता है, फलक्रम। आलम बोला जाता है फलक्रम को। फलक्रम को हम क्या बोलते हैं, आलम बोलते हैं। और आयाम बोला जाता है इफोर्ट को। इफोर्ट जो है यहाँ पे प्रयास जो लिखा हो इसको बोला जाता है आयाम। और लोड जो होता है भार को बोला जाता है। लोड बोला जाता है किसको, भार को बोला जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलक्रम। ये जो इफोर्ट और लोड जो होता है ये क्या होता है, तो इफोर्ट जो होता है उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, यानी उत्तोलक जो होता है उस पर, मतलब उत्तोलक के प्रयोग में लाने के लिए, उत्तोलक को हम प्रयोग में लाने के लिए जो उस पर बल हम लगाते हैं उसी को बोला जाता है इफोर्ट, यानी आयाम बोला जाता है। और फलक्रम तो बोला जाता है लीवर पर वह बिंदु है जो अपने स्थान पर क्या होता है, स्थिर रहता है, उसी बोला जाता है फलक्रम। और एक बच गया, कौन बच गया, लोड जो होता है क्या होता है, तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, उत्तोलक जो होता है उसके द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, या फिर रुकावट हटाई जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि रुकावट हटाई जाती है, तो उसे वही बोला जाता है भार, यानी लोड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, लोड बोला जाता है।
प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी। तो इसमें पक्षियों के अध्ययन को क्या हम कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीम के या दशरथ के। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के। सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिसे क्या बोला जाता है? चाणक्य और क्या बोला जाता है? तो कौटिल्य भी बोल सकते हैं। और चाणक्य को क्या बोला जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। चाणक्य को क्या बोला जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसके दरबार में कौन होता था? मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? इंडिका। इंडिका नाम था, जो कि मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए भी होंगे एग्जाम्स में, आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चंस को भी ज़रूर से देखिएगा। तो मैं बता रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका ने लिखी है, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक। इतना ही क्वेश्चन है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसमें कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एकिनोड्रम्स, एनेलिड्स। तो इसमें कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसमें है एकिनोड्रम्स। एकिनोड्रम्स जो है इस संघ के, यानी एकिनोड्रम्स जो है इस संघ के सभी जो जंतु होते हैं क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इस संघ में जितने भी जंतु होते हैं क्या होते हैं? सभी जंतु समुद्री होते हैं। और एनेलिड्स का उदाहरण कौन कौन है? यानी एनेलिड्स कौन है? केचुआ और क्या है? जोक। क्या है? एनेलिड्स है। एनेलिड्स है, केचुआ और जोक एनेलिड्स हैं। तो एनेलिड्स बोला जाता है किसे? तो ये जो एनेलिड्स जो होता है इसका शरीर होता है क्या होता है? लंबा होता है, पतला होता है और द्विपार्श्व होता है। द्विपार्श्व सममित होता है, जो कि खंडों में बटा हुआ होता है। कैसा होता है? खंडों में बटा हुआ होता है। एनेलिड्स का शरीर कैसा होता है? खंडों में बटा हुआ होता है। और इनका जो रुधिर होता है, यानी जिससे बोल सकते हैं रुधिर यानी रक्त, क्या होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल रक्त होता है इसका, यानी रुधिर। तो वो कौन कौन से होते हैं? केचुआ होता है और जोक होता है। एनेलिड्स का उदाहरण होता है केचुआ और जोक। इतना ही क्वेश्चंस था। अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो ज़रूर से बताइएगा, और कितना क्वेश्चन आप बना पाए हो ये वो भी बताइएगा। और जिनका भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम्स चल रहा हो तो क्वेश्चन कैसा है मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स था। तो इसमें 2 फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म्स को भी देखिएगा। और कुछ ज़्यादा हार्ड फुल फॉर्म्स नहीं होते हैं,
थोड़ा इजी ही होता है। तो इसमें आया था BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और टाइपिंग भी बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है टाइपिंग में, और बहुत जल्द ही टाइपिंग हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा वर्ड भी नहीं है करने का टाइप। तो टाइपिंग तो एग्ज़ाम्स आप लोग जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है तो वो एग्ज़ाम्स दे के आइए, और ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ इसे ज़रूर से पढ़िएगा, ये आपके NTPC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड बाय, थैंक यू।